नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है दिन भर की अहम और वो खबरें जो आपके लिए हैं, आपके काम की और फायदे की इस बुलेटिन में। तो ताजा डोज के साथ हो जाइए तैयार। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बेंगलुरु में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से जनता बेहाल, बुधवार तक और भारी बारिश का अनुमान। मुख्यमंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार को बताया कसूरवार। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी लगी। दिल्ली एनसीआर समेत 6 राज्यों में छापे। सिसोदिया ने लगाया केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप। 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने के मिशन पर नीतीश। दिल्ली दौरे पर राहुल, कुमारस्वामी, सीताराम, येचुरी के साथ अब केजरीवाल से भी मुलाकात। ओम प्रकाश चौटाला से भी की चर्चा। कोरोना के खिलाफ एक और वैक्सीन। ड्रग कंट्रोलर ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए दी मंजूरी। बाजार में आज रहा सुस्ती का माहौल। उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स निफ्टी लगभग कल के स्तर पर बंद, लेकिन स्मॉल कैप शेयरों में रही अच्छी खरीदारी। अब आईआरसीटीसी पर फटाफट बुक होगी टिकट। पेमेंट में देरी, धीमी रफ्तार से मिलेगा छुटकारा। त्योहारों के आसपास सॉफ्टवेयर होगा अपडेट। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की मुलाकात। आईटी, न्यूक्लियर पावर और स्पेस में सहयोग पर हुई बातचीत। 7 एमओयूज पर हस्ताक्षर। और एशिया कप में श्रीलंका फतेह के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। शाम 7:30 बजे से होगा मुकाबला। इधर सुरेश रैना ने लिया क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास। शुरुआत करेंगे खबरों की, जहां सबसे पहले होगी राजधानी दिल्ली से खबर। दिल्ली की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी की एंट्री भी हो गई है। ईडी ने आज दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 30 ठिकानों पर रेड की है। ईडी ने हैदराबाद में रॉबिन डिस्टिलरीज से जुड़े निदेशकों और व्यक्तियों को ठिकानों पर छापेमारी की है। इधर शराब सिंडिकेट से जुड़े मनोज राय की तलाश में ईडी लखनऊ के ओमेक्स हाइट्स अपार्टमेंट तक पहुंची। सूत्रों के मुताबिक एफआईआर में दर्ज आरोपी विजय नायर, मनोज राय, अमरदीप ढल, समीर महेंद्रू आबकारी नीति को लागू कराने और गड़बड़ियों में शामिल थे, जबकि अमित अरोड़ा, दिनेश और अर्जुन पांडे सिसोदिया के करीबी थे। ईडी की रेड पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई की रेड की तरह ईडी की रेड में भी कुछ नहीं निकलेगा। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें, हर चीज यूज कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। ये हमारी गारंटी है। सीबीआई के लिए भी मेरी क्या तैयारी, मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने ईमानदारी से काम किया, मैंने स्कूल बनवाए, 4 स्कूलों के नक्शे और मिल जाएंगे उनको वहां से। बीजेपी दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी के एक्शन को सही ठहरा रही है। जो आज पूरे देश के अंदर जिस तरह कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई उसका समर्थन है। और साथ ही साथ इसमें किसी भी ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति ने अगर ये भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आप नेता आतिशी, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और जैस्मिन शाह को उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने और अपमानजनक नारे लगाने के लिए कानूनी नोटिस भेज दिया था। नोटिस में कहा गया है कि एलजी की छवि खराब करने के लिए फर्जी खबरें चलवाई गई और साथ ही इसका प्रचार भी किया गया। उन्होंने आप नेताओं से इस पर अगले 48 घंटे में जवाब देने के लिए कहा है। अब इस नोटिस के जवाब में आम आदमी पार्टी की ओर से भी बयान जारी किया गया है। आपका कहना है कि अगर एलजी ने कुछ गलत नहीं किया है तो वो सीबीआई के छापे और जांच से इतना डरते क्यों हैं? वो स्वतंत्र जांच के लिए खुद को पेश क्यों नहीं करते? उन्हें लोगों को धमकाना बंद कर देना चाहिए। तो दिल्ली में शराब नीति में कथित घोटाले पर आप और बीजेपी के बीच घमासान और तेज होता जा रहा है। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर दिल्ली का दंगल, ईडी की एंट्री।
भारत के दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच डेलीगेशन लेवल की चर्चा हुई और 7 MOUs पर हस्ताक्षर हुए। दोनों नेताओं के बीच आपसी रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। साझा चुनौतियों और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने पर भी बातचीत हुई। भारत ने IT, स्पेस, न्यूक्लियर और पावर ट्रांसमिशन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का भरोसा दिया है। भारत बांग्लादेश के बीच 54 नदियां बहती हैं। इस संसाधन के बेहतर उपयोग और फ्लड मैनेजमेंट में भारत ने मदद का भरोसा दिलाया है। साथ ही कुशरिया नदी के जल की साझेदारी पर भी एक समझौता किया गया है। दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। शेख हसीना ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए भारत को बधाई दी और मोदी के विजनरी नेतृत्व की सराहना की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश इस क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आज बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर और क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमारे घनिष्ठ सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों में भी निरंतर वृद्धि हुई है। आज प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और मैंने सभी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। हम दोनों का मानना है कि कोविड महामारी और हाल के वैश्विक घटनाक्रम से सीख लेकर हमें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को और मजबूत बनाना होगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के रिश्ते पड़ोसियों के लिए एक रोल मॉडल हैं। I appreciate Modi ji's visionary leadership that continue to provide added momentum to our bilateral relations. I reiterate that India is the most important closest neighbor for Bangladesh. Bangladesh-India bilateral relations are known to be a role model for neighborhood diplomacy. Noting that over the last decade, both the countries have achieved remarkable progress in a number of areas. I recall that the two countries have resolved many outstanding issues in the spirit of friendship and cooperation. विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार का दिल्ली अभियान आज भी जारी है। आज उन्होंने लेफ्ट के 2 नेताओं सीताराम येचुरी और डी राजा से मुलाकात की। येचुरी से मिलने के लिए नीतीश कुमार CPM के दफ्तर में गए। इस मुलाकात के बाद सीताराम येचुरी ने कहा कि नीतीश कुमार का फिर से पार्टी के दफ्तर तक आना पॉजिटिव साइन है। देश और संविधान की रक्षा के लिए विपक्ष की पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि वो किसी तरह की दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर लेफ्ट पार्टियां, रीजनल पार्टियों और कांग्रेस को एक साथ लाया जा सका तो एक बड़ी बात होगी। नीतीश कुमार ने CPI के लीडर डी राजा से भी मुलाकात की। डी राजा ने कहा कि नीतीश कुमार जिस तरह बिहार में BJP से अलग हुए हैं और सेकुलर फोर्सेस के साथ जुड़े हैं, इसका देश की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। नीतीश कुमार ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। मुलाकात के वक्त मनीष सिसोदिया और JDU नेता संजय झा भी मौजूद रहे। आज ही नीतीश कुमार INLD सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से भी मिले। BJP से रिश्ता तोड़ने के बाद अब नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। कल वो राहुल गांधी से भी मिलने पहुंचे थे। देश के IT सिटी और सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलुरु शहर पानी पानी हो रहा है। भारी बारिश और झीलों को ओवरफ्लो होने से घर हो या फिर दफ्तर, सब जगह पानी घुस चुका है। पूरे शहर में जगह जगह जल जमाव हो चुका है। घर हो या दफ्तर, सब पानी पानी है। बेसमेंट से पानी निकालने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो निचले इलाकों में सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें एकदम से दरिया जैसी हो चुकी हैं। वहीं बारिश से कई इलाकों में ट्रैफिक और आवाजाही चरमरा चुकी है। गाड़ियों लंबी लाइनें लग गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में बारिश का ऐसा दौर 9 सितंबर तक जारी रह सकता है। इस बार बारिश ने 90 साल का रिकॉर्ड बेंगलुरु में तोड़ दिया है।
बंगलुरु में भारी बारिश और पानी भरने से सुबह ऑफिस जाने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। बेसमेंट से निकलना सबसे ज्यादा परेशानी वाला काम है। कारें डूबी हुई हैं और चारों तरफ पानी का सैलाब है। शहर में कुछ इलाकों में दफ्तर जाने के लिए लोगों ने ट्रैक्टरों का सहारा लिया। एक वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ऑफिस पहुंचने के लिए आईटी कंपनियों के कर्मचारियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लिया। हालांकि बारिश की वजह से कई बड़ी कंपनियां पहले ही वर्क फ्रॉम होम डिक्लेयर कर चुकी हैं। बारिश और सड़क पर पानी भरने से एक लड़की कल स्कूटर से गिरी और फिर उसकी मौत हो गई। वो स्कूटर से घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते पर पानी होने से स्कूटर से गिर गई। लड़की ने सहारे के लिए पास के बिजली के खंभे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बिजली का झटका लगा और वो दोबारा नीचे गिर गई। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच्ची की जान को नहीं बचाया जा सका। जोरदार बारिश ने बंगलुरु को पानी पानी कर दिया है। बारिश की वजह से बंगलुरु शहर में सैलाब सा है। लोग अपने घरों को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने पर मजबूर हैं। कैसा है बारिश के पानी में डूबे बंगलुरु का हाल, बता रही है हमारी संवाददाता ऋतु। आप भी ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है और आईटी सिटी बेंगलुरु जो है पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको मारताहल्ली से लेके आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा रोड है वो समुद्र के तौर पे दिखाई दे रहा है। पूरे घरों में जो है पानी घुस चुके हैं। यहाँ पे जितने भी ग्राउंड फ्लोर है वो सब खाली कर दिए गए हैं। वो सब अपने दूसरी घरों में जो है शिफ्ट हो गए हैं, या तो नेबरिंग घरों में गए हैं या फिर होटल में जाने की कोशिश की है। वहाँ पर उन्होंने अपने लिए शेल्टर पाया है। पर ये तस्वीरों में देखिए आप, गाड़ी यहाँ पे जो गाड़ियाँ वगैरह जो खड़ी है वो भी जो है पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जितने भी घर है उस सब में जो है लोग अभी फिलहाल के लिए बहुत सारे लोग यहाँ से दूसरी जगह के लिए निकल चुके हैं और बाकी कुछ लोग जो है अभी भी अपने फर्स्ट या सेकेंड फ्लोर में इस तरीके से फंसे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं थी, मगर आज जो है जब सीएम बसवराज बोम्मई ने रात को एक अचानक से मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग के बाद जो है सिविक बॉडी यहाँ की जो कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका जो है अब यहाँ पर ग्राउंड पे दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो है लोगों को ट्रैक्टर के जरिए खाने पीने की व्यवस्था दी गई है। कुछ लोग जो बाहर निकलना चाहते हैं यहाँ से, उनको भी इस जगह से बाहर निकाला जा रहा है। मगर वही बात करें यहाँ पर किस तरीके की हालत है, तो यहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है लोगों के लिए। पिछले 2 दिन से उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है यहाँ पर, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स जो है वो अभी भी बहुत सारे घरों में फंसे हुए और इस तरीके से पानी में वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो अभी बीबीएमपी के जो यहाँ पर जो ऑफिसर्स जो भी काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स है, उनकी सहायता लेकर वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हॉस्पिटल जाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सीएम बसवराज बोम्मई ने जो है बीती रात को एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में उन्होंने बताया है कि 600 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा पूरे कर्नाटक स्टेट में जितना भी नुकसान हुआ है भारी बारिश के चलते, और आईटी सिटी सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु के लिए जो है 300 करोड़ का कॉम्पनसेशन रहेगा और 1500 करोड़ का जो है भी कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी यहाँ पर खराब हुआ है भारी बारिश के चलते उसका वापस रीडेवलपमेंट के लिए 1500 करोड़ जो है दिया जाएगा। मगर सीएम बसवराज बोम्मई ने अभी ये भी बताया है कि यहाँ पर जितनी भी सिविक बॉडीज़ है उन सबको 24/7 काम करने के लिए जो है उन्होंने ये डायरेक्शन दिया है और कहा है कि जब कभी उनको कॉल आएगा तो उनको तुरंत जो है ग्राउंड पर पहुंचना होगा और लोगों की सहायता करनी होगी। मगर बेंगलुरु सिटी जो है अभी पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है और आप देख सकते हैं लोगों के खाने पीने की व्यवस्था भी ढंग से नहीं की गई है कि यहाँ पर लोग जो है कुछ अपने जितना हो सकता है उतने अपनी सहायता के अपनी आप की सहायता करने की वो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पाए, ऑफिस के लोग जो है ऑफिस नहीं जा पाए, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मगर इंटरनेट की भी समस्या है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है यहाँ पर और पीने की पानी की व्यवस्था भी नहीं है। तो इसी तरीके से आप पूरे कर्नाटक में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लीजिए या फिर किसी भी इलाके का नाम लीजिए, अभी फिलहाल वक्त भारी बारिश के कारण पूरी तरीके से डूबा हुआ दिखाई देगा। जी, तो ये था बेंगलुरु का हाल। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बारिश से हुए पूरे राज्य को नुकसान की भरपाई के लिए 600 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से देने का ऐलान किया है। बेंगलुरु शहर को 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि झीलों में पानी ओवरफ्लो हो रहा है, इस वजह से परेशानियां बढ़ी हैं। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार को भी इस मामले में निशाने पर लिया।
our officers, our engineers, our workers, our SDRF team is working 24/7. We have cleared a lot of encroachments and we are going to continue to clear them. Wherever there is an issue, they will rush within few hours, and we have started dewatering in most of the places. I think 1 or 2 places there is a problem. Otherwise, all the areas have also been dewatered. This is done because of maladministration and totally unplanned administration of the previous government, Congress government. चलिए बात कर लेते हैं बाजार की, जहां शुरुआती तेजी के बाद बाजार में काफी उतार चढ़ाव आज रहा। सेंसेक्स 49 पॉइंट गिरकर 59,197 पर, तो निफ्टी 10 पॉइंट गिरकर 17,656 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज अच्छी खरीदारी रही। एनर्जी, मेटल, इंफ्रा शेयरों में खरीदारी देखने को मिली और एफएमसीजी, आईटी, ऑटो शेयरों ने आज दबाव बनाने का काम किया। और आपके काफ़ी काम की खबर, और अगर आप त्योहारों में रेलवे से घर जाने की तैयारी में हैं तो आपके लिए, जैसा मैंने कहा, काफ़ी काम की और अच्छी खबर है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे टिकट बुकिंग की IRCTC की वेबसाइट अब हैंग नहीं होगी, यानी अब आपको पेमेंट में देरी, धीमी रफ्तार, इन सभी तमाम चीज़ों से छुटकारा मिलने वाला है। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। तो दीपाली, खबर तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप टिकट बुक कराने जाइए, एन वक्त पर वेबसाइट हैंग होती है और जब वो नॉर्मल होती है तब तक टिकटें जा चुकी होती है। क्या इससे अब छुटकारा मिलने वाला है? देखिए, फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने जा रही है और खास तौर पर दशहरा, दिवाली और छठ के दौरान बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। और जब हम IRCTC की वेबसाइट पर इस दौरान जाते हैं तो कई तरह की तकनीकी समस्याएं हैं जो मुसाफिरों को झेलनी पड़ती है, जिसमें कि पेमेंट गेटवे सही से काम ना करना, IRCTC की वेबसाइट की धीमी रफ्तार या फिर दूसरी कोई टेक्निकल ग्लिचेस। अब इस तरह की तमाम समस्याओं को दूर किया जाएगा। हमें सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड IRCTC अपनी वेबसाइट पर करने जा रही है, जिसके चलते जब डिमांड बढ़े फेस्टिव सीजन के दौरान तो लोगों को टिकट बुक करने में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जाएगा। और सूत्र हमें बता रहे हैं बाकायदा एक ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म भी IRCTC ने हायर की है, जो कि पूरा सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन का काम करेगी। मैं आपको बता दूं, एक अनुमान के मुताबिक हर मिनट 30,000 से ज्यादा आम दिनों में टिकट बुक IRCTC की वेबसाइट पर होती है, लेकिन जब फेस्टिव सीजन, त्योहारी सीजन के दौरान ये जो संख्या है वो दोगुनी हो जाती है। तो कैपेसिटी ऑग्यूमेंटेशन के लिए भी इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो कंज्यूमर है उसे किसी तरह की तकनीकी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए IRCTC की वेबसाइट को पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। दीपाल, बहुत शुक्रिया। अच्छी खबर है। अब देखना है कि टिकट बुक करने में कंज्यूमर्स को कितनी आसानी होती है और ये दावा कितना सही रहता है। इधर एक तरफ तो IRCTC त्योहारी सीजन में टिकट बुकिंग को आसान बनाने की पहल कर रही है, तो वहीं मुंबई में आज रेलवे ने एक ऐसे टिकट दलाल को धर दबोचा है जो पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर की मदद से ऑनलाइन टिकट बुक करते थे। आमतौर पर ऑनलाइन टिकट बुक करते समय कैप्चा और दूसरी जानकारी भरनी पड़ती है, लेकिन इस पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर से बिना कैप्चा वगैरह के सीधे टिकट बुक कर लेते थे। इन दलालों ने पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर के जरिए अब तक 28 करोड़ से ज्यादा के टिकट बुक करके बेचे थे। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुंबई के वर्ली शमशान घाट पर पारसी रीति रिवाज के साथ उनका ये अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा उनके वालकेश्वर वाले घर से शुरू हुई और वर्ली शमशान पर पहुंची। HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख, NCP नेता सुप्रिया सुले और कई पारिवारिक मित्र उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। दरअसल रविवार को मुंबई के पास एक सड़क हादसे में साइरस मिस्त्री की मौत हो गई थी। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत जिस सड़क पर हुई उसे सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी खतरनाक मानते हैं। रविवार को उद्योगपति मिस्त्री की मौत मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक एक्सीडेंट में हुई थी। IAA वर्ल्ड समिट में बोलते वक्त गडकरी ने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को अगली सीट के साथ पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाने चाहिए। आजकल 40 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो क्या है इसकी वजह और कैसे इससे बचा जा सकता है? इसी पर आज का कंज्यूमर अड्डा होगा शाम 5:57 पर। जरूर जुड़िएगा। दिल का दौरा भरी जवानी में क्यों?
और अब कुछ खेलकूद की बातें। आज एशिया कप में भारत श्रीलंका से भिड़ेगा। आज का मैच भारत के लिए मस्ट विन मुकाबला है। आज का यह मैच दुबई में खेला जाना है। भारतीय टीम पाकिस्तान से मिली हार को भुलाकर मैदान में जीतने के लिए उतरेगी। वहीं टीम इंडिया अगर ये मैच हार जाती है तो खिताबी मुकाबले में पहुंचने के लिए राह काफी मुश्किल हो जाएगी। दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम के हौसले अफगानिस्तान को हराने के बाद बुलंद है। वो लगातार इस जीत के साथ फाइनल के करीब पहुंचने की कोशिश करेगी। भारतीय क्रिकेट के धाकड़ बल्लेबाज सुरेश रैना ने क्रिकेट जगत को अलविदा कह दिया है। रैना ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन अब रैना आईपीएल और घरेलू क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे, यानी वो सभी फॉर्मेट से अब संन्यास ले चुके हैं। सुरेश रैना ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी और अपने सभी फैंस को धन्यवाद दिया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरेश रैना अभी भी विदेशी लीग में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। रैना ने 226 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें 5 शतक के साथ उन्होंने 5,615 रन बनाए। वहीं 78 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में उनके नाम पर 1,604 रन है। रैना ने 18 टेस्ट मैच भी खेले, जिसमें 1 शतक के साथ 768 रन उनके नाम पर हैं। और आवाज समाचार के इस एडिशन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला CNBC आवाज पर जारी है। इसके अलावा आप हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर ताजा अपडेट और खबरें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। नमस्कार।